किसी भी देश की पहचान अक्सर उसके नाम में ही छिपी होती है। पर जब बात भारत की आती है तो कहानी एक नाम की नहीं बल्कि कई नामों की है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने के लिए हमें इतिहास में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। तो चलिए साथ मिलकर ये सफर शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस महान भूमि को इतने सारे नाम आखिर मिले कैसे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल पहली लाइन है। इंडिया दैट इज भारत। जरा सोचिए, एक ही वाक्य में दो दो नाम, दो अलग अलग इतिहास और दुनिया को देखने के दो अलग अलग नजरिए। बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दो इतने पावरफुल नाम आए कहाँ से, इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं और सबसे जरूरी बात, ये एक देश की पहचान के बारे में हमें बताते क्या हैं। चलिए भाषा, भूगोल और इतिहास की इस दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल जड़ों से, मतलब इसी मिट्टी से। हम सबसे पहले उन नामों को देखेंगे जो यहीं के लोगों ने खुद अपनी इस जमीन को दिए, वो नाम जो हमारे हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दो बहुत पुराने नाम सामने आते हैं। पहला है भारतवर्ष। इसका जिक्र हमें महाभारत जैसे महाकाव्यों में मिलता है और इसका मतलब है भरतों का देश। ये भरत कौन थे? ये एक बहुत ही शक्तिशाली वैदिक कबीला था। अच्छा, दूसरा नाम है जम्बूद्वीप, जिसका मतलब है जामुन के पेड़ों का द्वीप। और ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। सोचिए, महान सम्राट अशोक ने भी लगभग 250 बीसी में अपने शिलालेखों में पूरे उपमहाद्वीप के लिए इसी नाम का इस्तेमाल किया था। अब जैसे जैसे समय बीता, भारत नाम ज्यादा पॉपुलर हो गया और देखिए विष्णु पुराण में इसकी कितनी खूबसूरत और एकदम सटीक ज्योग्राफिकल परिभाषा दी गई है। उसमें लिखा है, वो देश जो महासागर के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में है उसे भारत कहा जाता है। मतलब हिमालय और हिंद महासागर के बीच की भूमि। और कमाल की बात देखिए, हजारों साल पुरानी ये परिभाषा आज भी कितनी सटीक बैठती है। जब हम आज का नक्शा देखते हैं तो साफ पता चलता है कि कैसे हिमालय और विशाल महासागरों ने हमेशा से इस जमीन की नेचुरल बाउंड्रीज तय की हैं। ये एक ऐसी परिभाषा है जो समय के हर इम्तिहान में खरी उतरी है। तो ये तो हुई अंदर की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए ये जानते हैं कि जब बाहर की दुनिया के लोगों ने, जैसे कि व्यापारी, यात्री और हमलावर, इस जमीन को देखा तो उन्होंने इसे क्या नाम दिया। बाहर से जितने भी नाम मिले हैं, मजे की बात यह है कि उन सब की कहानी एक ही जगह से शुरू होती है, एक बहुत बड़ी शक्तिशाली नदी से, सिंधु, जिसे आज हम इंडस रिवर कहते हैं। पश्चिम से जो कोई भी आता था उसके लिए ये नदी इस विशाल देश का एंट्री गेट थी। और बस यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। इस नदी का जो लोकल संस्कृत नाम था सिंधु, वही वो पहला शब्द था जो बाहर के लोगों ने सीखा। उन्होंने इस पूरी जमीन को इसी नदी के नाम से पहचानना शुरू कर दिया और यहीं से एक शब्द की एक गजब की यात्रा शुरू होती है। ये लिंग्विस्टिक जर्नी है ना, बहुत ही दिलचस्प है। देखिए कैसे संस्कृत का शब्द सिंधु जब प्राचीन फारस यानी पर्शिया पहुंचा तो स का ह हो गया और ये बन गया हिंदू। फिर जब ये शब्द यूनानियों यानी ग्रीक्स तक पहुंचा तो उन्होंने ह को हटा दिया, क्योंकि उनकी भाषा में ह का साउंड था ही नहीं, तो हिंदू बन गया इंदुई। और बस यहीं से लैटिन और फिर इंग्लिश में इंडिया नाम पड़ा। कमाल है ना, एक नदी ने पूरे देश को नाम दे दिया। अरे कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फारसियों ने इसे हिंद भी कहा। जो प्राचीन चीनी यात्री आए उन्होंने इसे यिंतु कहा। मतलब ये सारे नाम निकले उसी एक जड़ से हैं, सिंधु। और हाँ, एक बात गांठ बांधने वाली है, उस जमाने में फारसियों के लिए हिंदू शब्द का कोई भी रिलीजियस मतलब नहीं था। ये प्योर और सिंपल एक भौगोलिक पहचान थी, बस सिंधु नदी के पार वाली जमीन। तो देखिए, अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, एक जो इस जमीन के अंदर से निकली और दूसरी जो बाहर से आई। अब सवाल यह है कि जब ये दोनों धागे आपस में मिलते हैं तो इस राष्ट्र की पहचान की कैसी तस्वीर बनती है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक तरह से पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ है भारत, एक ऐसा नाम जो हमारी संस्कृति और हमारे लोगों से जुड़ा है, ये हमारी अपनी अंदरूनी पहचान है। और दूसरी तरफ है इंडिया, एक ऐसा नाम जो भूगोल, मतलब एक नदी, से निकला। ये बाहरी दुनिया का नजरिया है। कह सकते हैं कि एक नाम दिल की बात करता है तो दूसरा दुनिया की।
और यही वजह है कि जब आज़ाद भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने किसी एक नाम को नहीं चुना, उन्होंने बड़ी समझदारी से दोनों को अपना लिया। उन्होंने एक ही लाइन में पूरे इतिहास को समेट दिया। उन्होंने इस बात को माना कि इस देश की पहचान सिर्फ इसके अपने लोगों ने नहीं बल्कि बाहरी दुनिया ने भी मिलकर बनाई है। सांची स्तूप की ये सदियों पुरानी नक्काशी देखिए, ये इस पूरी कहानी का कितना सुंदर प्रतीक है ना? जैसे इन पत्थरों पर अनगिनत कहानियां एक दूसरे में उलझी हुई हैं, बिल्कुल वैसे ही इंडिया और भारत, ये दोनों नाम एक ही हजारों साल पुरानी अटूट और साझा कहानी के दो पहलू हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या किसी देश का नाम सिर्फ एक शब्द होता है, या फिर वो उसके इतिहास की आत्मा, उसके लोगों की आवाज और दुनिया में उसकी जगह का आईना होता है? इंडिया दैट इज भारत की कहानी हमें यही सिखाती है कि जवाब शायद दूसरा वाला है।